अगले वक्ता हमारे अतिथि आज के श्री सुरेंद्र सिंह जी आईएएस सेक्रेटरी जी, उनसे अनुरोध करूँगा कि आए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि इस महत्वपूर्ण मौके पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, अपने विचार साझा करने का मौका मिल रहा है। और मैं खुशनसीब हूँ कि आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब हैं, जिनका मार्गदर्शन भी मिला है, हमें भी मिला है और डांट भी मिली है। तीनों चीज़ें मिली हैं और तीनों चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हम लोग अपनी जनरेशन को, आने वाली को देते रहें, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण को लेके या संवर्धन को लेके, निश्चित रूप से उससे बहुत फर्क आएगा। चर्चाएं आज बहुत हुई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज जितने स्टेक होल्डर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, वो सब पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में अपने जी जान से लगे हुए हैं। इंडियन नर्सरी एसोसिएशन के जो त्यागी जी थे और वाईपी सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अक्सर ये एनालिसिस करता रहता हूँ कि कौन लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पर्यावरण में, नेगेटिव और पॉजिटिव, और सारा कुछ देख दाख के लगता है कि सिर्फ नर्सरी वाले ही जो वास्तव में पर्यावरण में सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं कर रहे। बाकी तो हर चीज जो आदमी बेच रहा है वो डिस्ट्रक्टिव, कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन साथ में दे रहा है। आज मंच पर हमारे बीच में अनुपम जी मौजूद हैं, जिनका स्नेह और साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर साथ काम करने का मौका मिला। और कल जब इनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि पर्यावरण जैसे विषय पे वो है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने कहा मैं निश्चित रूप से भाग लूंगा। इस बीच में और लोगों को भी आज सुनने का मौका मिल रहा है। नेमन सिंह जी हैं, मैडम हैं, सभी लोग इस विषय पर चिंतित हैं और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं अपने पिछले कुछ सालों के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से एक पर्टिकुलर विषय पर बात करना चाहता हूँ। हमारी पृथ्वी की आयु 4.56 बिलियन ईयर्स बताई जाती है और ये कहा जाता है कि लगभग जो सेपियंस की अगर बात करें, सेपियंस कब आए, तो 2 लाख साल पहले सेपियंस आए धरती पर। लगभग 5000 साल पहले ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद 3000 साल पहले आयरन एज आई। मैं ये क्रोनोलॉजी जो अर्थ के इवोल्यूशन की और ह्यूमन काइंड के इवोल्यूशन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब मेरी उत्पत्ति हुई 1978 में, तब से लेके पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके मेरी उत्पत्ति तक मैंने बचपन जो देखा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो धरती को, वातावरण को, पर्यावरण को, किसी जलीय जीव को या जलीय वाटर बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा हो। क्योंकि गांव में अगर बाल भी धोते थे तो मुल्तानी मिट्टी से धोते थे, शैम्पू से नहीं धोते थे, जो सेप्टिक तैयार करता है, जो सीवेज तैयार करता है। हर चीज बायोडिग्रेडेबल थी, हर चीज। ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई देती थी जो पिछले साल हमने प्रयोग की थी और आज भी दिख रही हो और आने वाले 10 सालों में भी दिखने वाली हो। जब प्लास्टिक का उदय हुआ या उपयोग शुरू हुआ, हालांकि 1907 में प्लास्टिक आई, लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर हुई 50s के बाद में पॉपुलर हुई और अब इतनी प्रयोग में आने लगी है कि मैं डेटा देख रहा था, 1950 से 2017 तक हम 9 बिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक प्रयोग कर चुके हैं। और ये कहाँ है? ये हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि हर दिन एक्यूमुलेट हो रही है। और 2020 में लगभग 400 मिलियन टन प्रत्येक वर्ष में हम यूज कर रहे हैं और 2050 तक अगर देखेंगे तो 1.16 बिलियन टन हम प्रतिवर्ष यूज करेंगे। बहुत सारे विषय पर्यावरण के लेके हैं, लेकिन मुझे जो लगता है व्यक्तिगत रूप से अभी जो बड़ा संकट बनता जा रहा है वो ये प्लास्टिक बन रही है। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव आज की तारीख में शहरी क्षेत्रों में नहीं दिखाई दे रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके एक एसओपी है, सिस्टम है, टीम है, इक्विपमेंट है, वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इन सारी चीजों के लिए एक भी इंस्टीट्यूशन, एक भी सिस्टम मौजूद नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है कि जिस तालाब पर लोगों को इस बात का पहले दुख होता था, मेरे अपने गांव की बात कर रहा हूं और अपने घर के बगल वाले तालाब की बात कर रहा हूं, कि भाई ये सारा पानी पी जाता है, तो उस समय तो हमें भी उस पर गुस्सा आता था, भाई ये तालाब पूरा पानी क्यों पी जाता है।
जब थोड़ा पढ़ाई शुरू की तो पता लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये सबसे अच्छा तालाब है जो हमारे एक्वीफर्स को रिचार्ज कर रहा है और वही पानी हमें वापस मिल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले गांव जाने का मौका मिला तो फिर उस तालाब की तरफ गया तो देखा पूरा लबालब भरा हुआ है। मैंने कहा इस तालाब को क्या हो गया? तो गांव के लोगों ने बताया कि इसमें अब इतनी पॉलीथीन भर गई है कि एक बूंद पानी भी अंदर नहीं जा रहा। और ये अपने गांव की नहीं बता रहा मैं, आप किसी गांव में चले जाइए, आबादी के बीच के तालाब या तो अतिक्रमित हो गए या वो सीवेज टैंक में कन्वर्ट हो गए, और ऐसे सीवेज टैंक में कन्वर्ट हो गए जिसमें परमेबिलिटी और पोरोसिटी इस प्लास्टिक की वजह से खत्म हो गई है। प्लास्टिक ऊपर तो तैर ही रही है, ऊपर कंप्लीटली ऐसा भद्दा रूप दिखाई दे रहा है हर वाटर बॉडी का जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। साथ में बॉटम में क्ले के साथ में जब जाती है तो पूरी परमेबिलिटी खत्म कर दी, जिसकी वजह से अब बैकफ्लो मार रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पे बहुत सारे लोग अधिकारियों से एक ही शिकायत करते हैं कि इस तालाब को साफ करा दो, क्योंकि तमाम गलियां परमानेंट डूब गई हैं उस सीवेज से। एकदम से कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ जो लाखों सालों में नहीं हुआ, हजारों सालों की मानवीय सभ्यता में नहीं हुआ। हमारे कंज्यूमरिज्म जिसकी अनुपम भाई साहब भी बात कर रहे थे, एकदम से आग लगी और हमें लगा कि हम विकसित हो गए, हम अब नाउ वी कैन अफोर्ड एनीथिंग टू परचेज व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड एवरीथिंग इज कमिंग इन पैकेजिंग। और पैकेज किसकी है? प्लास्टिक की, जिसको हम यूज करते ही फेंकते हैं। जब पहली बार मैंने किसी जयपुर में मैं पढ़ रहा था तो प्लास्टिक की बोतल लिए हुए एक अंग्रेज को थ्री व्हीलर में जाते हुए देखा तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा बताइए, पानी भी लोग बोतल में पी रहे हैं और खरीद रहे हैं, पर आज लगभग हर व्यक्ति पैकेजिंग का पानी पी रहा है। जब भी वो घर से बाहर है, बड़े आराम से अवॉइड करने वाली चीजों में भी हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। 5 जो आर प्रिंसिपल हैं, रिफ्यूज के, रीयूज के, रिसाइकल के, ये इनको हम रिफ्यूजल स्टेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शादी में जाने पे मैं सर इतना परेशान हो जाता हूँ मेंटली रूप से जब देखता हूँ कि 500 आदमी हैं और 1000 ग्लास में पानी पी रहे हैं। 1000 प्लास्टिक ग्लास सिर्फ एक शादी में निकल जाता है अगर 500 लोगों की गैदरिंग है तो क्या हमारे लिए प्लास्टिक इतनी जरूरी हो गई कि हम पानी पिएंगे तो उतनी बार यूज करेंगे? जबकि राजस्थान का व्यक्ति अगर आप जाओगे तो ऊपर से पानी पीता है, यानी कि एक अगर वहां पर 5 गिलास रख दिए जाएं और कहें कि भाई आप ऊपर से पानी पी लीजिए भर के, तो शायद एक भी प्लास्टिक जनरेट नहीं होगी। इसी प्रकार से अब किसी भी 13वीं में चले जाओ, किसी के फंक्शन में चले जाओ, किसी भी तरह की गैदरिंग में चले जाओ, प्लास्टिक का न सिर्फ हम बेतहाशा उपयोग करते हैं बल्कि उसे घर के बाहर फेंक देते हैं, जो सड़क पे नालियों में जाता है, वाटर बॉडीज में जा रहा है। किसी को चिंता नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने शहर में बताया, शहर में हमें प्लास्टिक इकट्ठी होती हुई इसलिए नहीं दिखती है कि देयर इज ए प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग वेस्ट टू एनर्जी, थैंक्स टू ऑनरेबल एनजीटी जिन्होंने लगातार अपने प्रयासों से, आदेशों से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं कर दी, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया चीजों को कि बड़े शहरों में अब चीजें नहीं दिख रही हैं, बल्कि अब गाजीपुर, ओखला और भलसवा के भी पहाड़ आपको कम होते लगातार दिखाई दे रहे होंगे। बिकॉज प्रोसेसिंग जिस लेवल पे अब नाउ सीएनडी वेस्ट को और आरडीएफ को और सारी चीजों को उससे निकाल के इनर्ट को, तीनों चीजों को यूज कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात की है ना, और शहरों तक सीमित है। अब हम छोटी नगर पालिका और नगर पंचायत में चले जाएं तो वो सारा प्लास्टिक, सारा कूड़ा कहाँ डाला जाता है? सड़क के किनारे, जो पानी के साथ और हवा के साथ उसकी मन की मर्जी है कि वो कहीं भी जाके सेटल हो, और वो कहीं भी जाके सेटल होगा। एक और चीज जो निकल के आ रही है कि जितनी भी सड़कें हैं या रेलवे लाइन है, अभी मैं सबको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा था, लोग ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी साधन का प्रयोग करते हैं तो प्लास्टिक यूज करके उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। सड़क हमें साफ दिखाई देती है कि हाई स्पीड व्हीकल जाते हैं तो हमें लगता है कि सड़क तो साफ हो रही है और उससे वो दूर चली जाती है, लेकिन किनारों पर अगर ध्यान से देखें, आज की तारीख में प्रधानमंत्री सड़क योजना की छोटी सी सड़क और पगडंडी से लेके एक्सप्रेसवे तक सब प्लास्टिक से पटे पड़े हैं। अब जब हमारी वाटर बॉडीज ही पूरी तरीके से पट गई हैं, धीरे धीरे खेत पटते जा रहे हैं, तो जो नुकसान हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति से हुआ कि हमने पेस्टिसाइड, वीडीसाइड और
high yielding variety, excessive use of irrigation and fertilizer NPK और phosphorus जो हमने phosphate fertilizer यूज किए, उसकी बदौलत तो हमारी अब तक खेत एक कैटेगरी की चीजों से खराब हुए थे। नाउ सेकंड बिगेस्ट एनिमी ऑफ फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, ये हमें दिखाई दे रहा है। पर फिर से मैं वाटर बॉडीज पे आता हूँ कि आखिर ये हो गया एकेडमिक डिस्कशन, क्या आज की तारीख में हम इन वाटर बॉडीज को प्लास्टिक से बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं? प्रैक्टिकली hardly any effort is being made by any agency, any organization, including the government, क्योंकि अभी ये एकदम से पन रही। इसके अभी तक हम सोच रहे थे कि तालाब खोदे जाएं, पानी भरा जाए, पेड़ लगाए जाएं, लेकिन इतनी जल्दी ये समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर लेगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। एक तरफ वाटर की क्वालिटी सीवर बन गई, क्योंकि पहले तो पानी इतना ही धोके लाया जाता था जितना प्रयोग कर सकते थे, इसलिए बड़े किफायती से प्रयोग करते थे एक एक बूंद का। अब तो सबमर्सिबल चलती है, एक बटन दबानी पड़ती है, बल्कि अब तो मोबाइल वाली भी आ गई, आप कहीं से भी ऑन कर दीजिए और कितने आराम से हम मोटरसाइकिल को, कार को और हर चीज को नहलाते हैं। उसकी हालत ये हो गई कि जिन तालाबों पर 20 साल पहले लोग पानी पी लेते थे, उसमें अब भैंस घुसने से मना कर रही है। In just 2 decades, ये हमारे लिए प्राइम कंसर्न हो गई है कि हम इस तरीके से अगर वाटर बॉडीज को कर देंगे। आपने देखा होगा सर ने भी बहुत सारे इस तरह के मामले आते हैं और उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स का, ऑनरेबल एनजीटी का बड़ा जबरदस्त इंटरवेंशन है। हिंडन के किनारे के जितने भी गांव हैं उनमें कैंसर का रेट देख लीजिए, क्योंकि एक्विफर तो अल्टीमेटली अगर पॉल्यूट हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं। हम हर चीज को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन एक्विफर और एयर अगर एक बार पॉल्यूट हो गई तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अपना बचाव ही कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ अक्टूबर से लेके फरवरी तक अपना मास्क लिए या ऑक्सीजन प्यूरिफायर लिए हम लोग जैसे तैसे अपना जीवन जीते। लोगों को दिल्ली में रहने से डर लगने लगा, प्रदूषण की स्थिति ऐसी हो जाती है चंद महीनों में। तो मेरा आप सभी एनजीओ से, संगठनों से, स्टेक होल्डर से ये अनुरोध है कि हम इस विषय पे एक्चुअली बहुत अच्छा इंटरवेंशन कर सकते हैं। छोटा सा लोगों को एजुकेट करके, नंबर 1 कि वो गांव की जितनी प्लास्टिक है वो एक पर्टिकुलर साइट हो जाए उसको डिस्पोजल करने की, जहां से हो सकता है जो लोग इस बिजनेस में वो भी उठा के ले जाए। 2, हमारी नालियों में अगर जाली भी लग जाएगी, जैसे ही मैंने जाली लगवाई और प्लास्टिक जाना बंद हो गई, जाली भी लग जाएगी, जाल लग जाएगा तो उसको कम से कम उस पानी में प्लास्टिक नहीं जाएगी। और क्योंकि अभी एसटीपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी कोई बहुत महंगे नहीं होते हैं। हमें हमारी 68% आबादी गांव में रह रही है और उनका कंज्यूमर लेवल लगभग शहरों जैसा हो गया है, तो वहां भी अब हमें सीवेज, डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। वहां भी हमें कचरे का प्रबंधन के लिए पूरी एसओपी बनानी पड़ेगी। वहां भी हमें वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर लगाने पड़ेंगे। कुछ प्रयोग कुछ गांव में मैंने करवाए थे, उनको रेप्लिकेट करने की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, ऑल लेवल पे बात हुई। बट अभी इस फील्ड में हमें जितनी तेजी से काम करने की आवश्यकता, अभी उसके हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ है। इस पानी को एक बार निकालना पड़ेगा, उस प्लास्टिक को हटाना पड़ेगा, उस प्लास्टिक को डिस्पोज करना पड़ेगा, दोबारा से उसमें साफ पानी एंट्री करानी पड़ेगी। अदरवाइज हर गांव बीमारियों का गढ़ बनने वाला है। हर वाटर बॉडी इस एक्विफर को पोल्यूट करने वाली है, जिससे हम बड़े आराम से आंख बंद करके सबमर्सिबल से निकाल के पी लेते हैं। मैं पुनः आज इस अवसर पर मुझे ये जो आपने वो अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी का। और इतने जो महानुभाव यहाँ पे सामने बैठे हैं, जो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, मेरी गुजारिश ये भी है कि जिस विषय पे मैंने कहा है उसमें आप जिस स्तर से भी जहां आप किसी भी प्रकार का योगदान दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से आज की ये आपके साथ में इंटरेक्शन मैं सोचूंगा कि सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर नेम सिंह प्रेम जी का स्वागत करें, जो चेयरमैन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के, काफी समय से मानवाधिकार के क्षेत्र में सक्रिय रहे।
अब मैं डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री अनुपम जी जो जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BMS के, उनका स्मृति चिन्ह का स्वागत करें। वहीं पे अच्छा